हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कल पिछली क्लास में जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके, यानी कि हमारा जो पास्ट टेंस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस की ओर। चलिए समझते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस के काइंड्स क्या, कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस जो है वो फ्यूचर में है या पास्ट में, प्रेजेंट में। तो पास्ट प्रेजेंट हम कर चुके हैं, फ्यूचर की बात करते तो सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी फ्यूचर टेंस। डालिए भाई हेडिंग फ्यूचर टेंस, तो लिखेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो इसको नोट करिएगा भाई, साथ में नोट करते चलिएगा। इट इज it is used to it is used to express an action. It is used to express an action, express an action, express an action or incident, or incident that is likely to happen, that is likely to happen in the past, in the future, to happen in the future। कोई एक्शन जो है वो क्या होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। देखिए भाई, कोई ऐसा एक्शन या ऐसा इंसिडेंट जो फ्यूचर समय में मतलब आने वाले टाइम में होगा, होना संभव है, उसे हम क्या बताते हैं, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे भाई, फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। चलिए भाई बात करते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे मैंने एग्जांपल्स की बात कर लेते तो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। भाई वह स्कूल अभी गया तो नहीं है, हम कह रहे हैं कि वो कल आने वाला, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। हम कह रहे हैं कि ही जो है वो आने वाले कल क्या जाएगा, स्कूल जाएगा, लेकिन अभी गया नहीं, हो सकता है मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आज स्कूल गया है तो हो सकता है वो कल भी स्कूल जाएगा, ज्यादातर संभावना क्या है वो कल भी स्कूल जाएगा। तो हमने लिखा ही विल गो टू स्कूल टुमारो, कि भाई आने वाले कल में क्या जाएगा, फ्यूचर में वो है स्कूल जाएगा। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, वहां पे फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स मैंने कहा इट विल रेन, इट विल रेन, कल बारिश, इट विल रेन यस टुमारो, इट विल रेन टुमारो। भाई बारिश होगी, कल बारिश होगी। अब बादल दिख रहे हैं तो हमने इसके हिसाब से एजम्पशन किया, हो सकता है कि कल क्या हो, बारिश होगी। तो ऐसे सेंस में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो हमारे जो फ्यूचर टेंस हैं आखिरकार ये कितने टाइप्स की होती हैं, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस कितने होते हैं, तो लिखिएगा देयर आर फोर काइंड्स ऑफ, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ, there are four kinds of future tense, future tense। कितने काइंड्स के होते हैं, फोर काइंड्स होते हैं। कौन कौन से फोर काइंड्स होते हैं, फर्स्ट इज, बताइए भाई, क्या आप बता सकते हैं। आप इसे सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, या आप इसे, इसका दूसरा नाम अगर हम बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या कह सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये इसका नाम है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा जो है हमारा वो क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होता है हमारा
वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो होता है फोर्थ, वो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं कि आप एक बार याद करें और आपको बहुत ज्यादा चीजें याद हो जाएं। तो देखिए भाई, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है, मैंने पास्ट टेंस पढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसके टाइप्स भी पढ़ लिए। आपने कहा सर बिल्कुल पढ़ लिए। जब हमने टाइप्स पढ़ा तो आपने देखा कुछ चीज कॉमन है। एक चीज ऐसी कॉमन आई कि जो सभी में कॉमन रही। आपने कहा सर क्या कॉमन रही? टाइप्स ऑफ टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस पढ़े तो बस हमने क्या किया, देखो भाई टाइप्स में टाइप्स बनाना सीखना है। अगर आप किसी एक टेंस के टाइप्स याद कर लेते तो बाकी के 2 टाइप्स के टेंस के टाइप्स आप ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं। देखो प्रेजेंट में था तो हमने लिखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब फ्यूचर में है तो क्या लिख दिया, फ्यूचर टेंस। जब हम पास्ट में पढ़े थे तो सिंपल पास्ट टेंस। अगर इसका दूसरा नेम पूछा जाता, यहाँ हम पहले क्या लिख रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में लिख रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर में लिख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लिख रहे हैं कि नहीं? यहाँ देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो सेम रहा था। यहाँ जो टेंस आ रहा था प्रेजेंट आ रहा था, फ्यूचर की जगह प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। यहाँ पे वर्ड चेंज हो रहा था बस टेंस का, बाकी सब कुछ सेम था। तो यहाँ क्या गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसकी जगह पे क्या गया, फ्यूचर। तो क्या बन गया नेक्स्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा नेक्स्ट टाइप क्या बन गया इसमें, फ्यूचर। तो हमें देखा बाकी इतना पार्ट इसमें सेम, इतना पार्ट इसमें सेम, इतना पार्ट इसमें सेम, इतना पार्ट इसमें सेम, इतना पार्ट इसमें सेम। हमें सिर्फ एक वर्ड लगाना, बाकी सारे टेंस काइंड्स लिख सकते हैं। लिख पाएंगे कि नहीं? चलिए भाई, ये तो हो गई बात काइंड्स की। अब बात करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो काइंड्स में शुरू होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, बताइए भाई क्या हेडिंग हो जाएगी हमारी? फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी, आप लिख सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस या स्लैश लगा के लिखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है भाई। अब हमें इस टॉपिक के बारे में समझना है। क्या आप में से कोई जानता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? अगर जानते हैं तो बताइए कि क्या होता है। क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? कैसे पहचानेंगे हम कि ये हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? चलिए भाई तो बात करते हैं इसकी पहचान की। तो लिखेंगे आगे से पहचान। इसकी जो पहचान है वो क्या है? तो लिखिएगा भाई वाक्य के अंत में, हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मत लिखिएगा। वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए तो भाई ये तो समझ में आ गया कि सर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा, लेकिन आप इसमें बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। तो देखिए भाई फ्यूचर जो टेंस है हमारा, अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट में तो इसमें कॉन्सेप्ट करके लिखिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसका ये समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शैल होती हैं। क्या होती हैं? विल और शैल होती हैं। लेकिन हम किसके साथ क्या यूज करते हैं उस चीज को समझना है। तो लिखिए आई एंड वी के साथ
ऐसे मत लिखिए भाई, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। वी विल यूज, we will use shall, we will use shall with I and we, with I and we। I and we दो ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ में हम क्या यूज करेंगे, shall यूज करेंगे। लिखिए भाई, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे I और वी के साथ, आई और वी के साथ, शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, शैल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए बाकी की एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लिखेंगे क्या हो जाएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग ऑल द सब्जेक्ट्स बी यूज विल। लिखिए भाई, वी यूज विल, वी यूज विल, वी यूज विल विद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। बाकी के जो सब्जेक्ट्स आएंगे, चाहे वो दे हो, यू हो, कुछ भी होंगे, तो उनके साथ हम क्या कहेंगे, बी यूज विल विद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। जो बाकी बचे कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, उन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हिंदी मीडियम लिखेंगे बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए इतना आप पहले नोट डाउन करिए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, इसकी वाक्य के अंत में गा, गी, गे ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा जो आई और वी होता है, आई और वी के साथ हम शैल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में और जानकारी लेते हैं और उसके एग्जांपल्स को समझते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट चाहे पूरा पढ़ेंगे हम, फ्यूचर इंडेफिनिट में कहीं भी हम जो वर्ब यूज करेंगे, वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लिखेंगे भाई, वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं, या आप ब्रैकेट में यही लिख लीजिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लिख लीजिए भाई आप लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। चलिए लिखते हैं भाई, फॉर्मेट की बात करते हैं, आखिर इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट है लिखेंगे फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस।
फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा क्या फॉर्मेट रहने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बताइए भाई, क्या आप अजम्पशन कर पाएंगे कि क्या फॉर्मेट रहेगा? तो देखिए भाई, सिंपल सा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा विल और शैल, क्या आएगा? विल, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी क्या है? शैल। विल और शैल देखने को मिलेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी दी वो आएगी, और लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है भाई, वरना गलत माना जाएगा। मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ, आपकी राइटिंग क्लियर है कि नहीं? ज्यादा बड़ा तो नहीं लिख रहा हूँ मैं? बताइए भाई राइटिंग बताइए, मैं थोड़ा सही लिख रहा हूँ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा और छोटा लिखें, ये है। तो चलिए भाई, ये हमारा क्या आ गया? फुल स्टॉप। चलिए भाई, मदद समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है? मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये सेंटेंस लिखा मैंने एक। दूसरा सेंटेंस लिखा कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी। चलिए भाई, इन दोनों सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए भाई, मैं कल स्कूल जाऊंगा कैसे बनाएंगे? देखो, फॉर्मेट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हमारा फॉर्मेट यही रहने वाला है। हमें इस फॉर्मेट के बेसिस पे ही क्या करना है? हमें जो है सेंटेंस बनाना है। जैसे लिखा मैं कल स्कूल जाऊंगा, आप मुझे बताइए कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? देखिए, अगर आप ये चीज नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, तो आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। मतलब हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट अगर उसमें ये पता ना चले कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसे सब्जेक्ट मानना है, किसी के बाद हिसाब से क्या चीज लगानी है, अगर वो ये सारी चीजें नहीं जानता है तो आप टेंस का ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है भाई। अगर आपको ये चीज सीखना है तो आपको ये चीज जानना जरूरी है कि हम कैसे पता करें ये सब्जेक्ट है। तो लिखा है मैं कल स्कूल जाऊंगा, कौन कल स्कूल जाएगा? आपने कहा मैं। हिंदी में पूछा हमने कौन से क्वेश्चन, तो हमारे सामने जवाब निकल के आया मैं। तो ये मैं जो है यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे? जब भी आप हु से क्वेश्चन पूछते हैं, हु विल गो टू स्कूल टुमारो, तो आपने कहा आई, तो आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैं भी आपको इंग्लिश मीडियम वालों को बताऊंगा, पहले मैं इस ट्रांसलेशन को पूरा कंप्लीट कर दूं, सेंटेंस बना देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर पाए? जी हाँ, कर पाए। क्या है? आई। आई हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? आई। ये हमारा आई हो चुका, आई सब्जेक्ट है। अब बताइए कि हम इसके साथ क्या हेल्पिंग बनी। याद रखने लिए बात है, आई और वी के साथ हम सेल यूज करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम इसके साथ विल यूज नहीं करते, बिल्कुल यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में विल यूज किया जाता है आई और वी के साथ भी, लेकिन कब करते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। चलिए समझते हैं, धीरे धीरे सब समझेंगे। आपको ये बात सत्य नहीं माननी कि सारा जितनी जब भी हम फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो हमेशा आई और वी के साथ शैल लगाना, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। शैल बिल भी आता है, बताएंगे अभी। आई तो अभी लेकिन हमें शैल ही लगाना है। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? शैल। तो क्या हो जाएगा? आई शैल। आई शैल। देखो, जाना हमारा वर्ब है, जिसके साथ गा गी लगा रहता है ना, वो हमेशा क्या होती है? वर्ब होती है। समझिए, मैं वर्ब बता रहा हूं कि वर्ब कैसे पता करते हैं। देखो भाई, जिसके साथ गा गी, जो पहचान वाले शब्द है ना, जिसके साथ लगे हुए रहते हैं, वही क्या होती है? वर्ब होती है। और जो वर्ब आती है वो इसी के जो लास्ट के वर्ड होते हैं इसके पहले ही ये वर्ब आती है। तो आपको समझ जाना है कि हाँ ये वर्ब है। तो इसमें जाऊंगा, जाना मतलब क्या होता है? गो मीन्स जाना होता है, तो गो हमारी वर्ब हो गई। गो हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गो। अब गो मीन्स जाना होता है, यहाँ लिखा है जाऊंगा, तो आपको घबराना नहीं। सर गो मीन्स जाना होता है, ये जाऊंगा लिखा है, मैं क्या करूं? ऐसे नहीं घबराना है, ठीक है? गो मीन्स जाना, आपको ये रखना है कि ये जाने के सेंस में लिखा है। फ्यूचर की बात करें तो उस हिसाब से हिंदी में लिखा है जाऊंगा।
लेकिन गो काम तो जाने का करे ना, तो वर्ब क्या है, गो। गो मीन्स जाना, तो गो हो गया। तो ऐसा नहीं घबराना, गो मीन्स जाना, जाऊंगा, सब कुछ होता है। तो ये हमारे यहाँ क्या आ गया, गो आ गया। गो आ गया, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। तो स्कूल है, डेस्टिनेशन है, तो इसको बताने के लिए ऐड करेंगे क्या, टू। आई शैल गो टू, कहाँ जा रहे हैं आप, स्कूल। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। कब जा रहे हैं, यस्टरडे। कि टुमारो, बताओ भाई क्या लिखेंगे, टुमारो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टुमारो, TMORRO, टुमारो। स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए, अगर टुमारो की स्पेलिंग नहीं आती गलत कर देते, नंबर कट गए। भाई एक चीज सीखने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजों को सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं होगी, वर्ब की मीनिंग से याद नहीं होगी, आपको ये पता नहीं होगा कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप कभी हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे, टेंस ही नहीं बना पाएंगे। भाई अगर आपको चीज सीखना है तो ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। चलिए भाई नेक्स्ट बनाते हैं, कल वर्षा होगी। देखिए भाई जब भी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं हुआ होता है, नहीं दिया रहता है, उन्हें हम हमेशा इट सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं। क्या मानते हैं, वहां पर हम इट सब्जेक्ट्स मानते हैं। मैंने पास्ट टेंस भी पढ़ाया, फ्यूचर भी पढ़ाया, मैंने आपको उसमें नहीं बताया। मैंने कहा था इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, बरसात होती है, इट रेन्स। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो हम जब भी क्या करते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो वहां हम नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और वहां हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इट की हेल्प से। किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, इट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और इट को हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है। क्या माना जाता है, इट को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। याद रखिएगा भाई, लिख लो आप लोग, नोट करिए आप लोग, सभी नोट करेंगे सभी लोग। इट, जब, मैं हिंदी में बता रहा हूं, लिखिए, जब जब वाक्य में, हिंदी में लिखिए, जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तब हम इट को सब्जेक्ट मानते हैं, तब हम इट को सब्जेक्ट मानते हैं। जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तब हम इट को सब्जेक्ट मानते हैं। इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इट हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। समझ में आई बात। चलिए अब इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, व्हेन द सब्जेक्ट, लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले नोट करेंगे, व्हेन द सब्जेक्ट इज एब्सेंट इन द सेंटेंस, when the subject is absent in the sentence then we will let the sentence is it। तब हम वहां सब्जेक्ट क्या मानेंगे, हम let करेंगे, let the subject is it। when we let the subject is it and it is always a singular subject, it जो है is a singular subject। ठीक है भाई। चलिए तो बात करते हैं अब आगे सेंटेंस बनाने की। तो इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम इस सेंटेंस की शुरुआत इट सब्जेक्ट से करेंगे। किससे करेंगे, इट सब्जेक्ट से करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, इट आ गया। क्या आ गया, इट आ गया। आई फर्स्ट कैपिटल लेटर बनाएंगे, इट। इट आया है तो इट के साथ देखो, इट हमने कहा था आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आपको क्या यूज करना है, विल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो इट के साथ क्या आ जाएगा, विल। इट विल। देखो वर्षा होना हमारी वर्ब है, होगी कोई वर्ब नहीं होता, होगी तो ये बता रहा है कि आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। समझो भाई, बरसात होना एक वर्ब है, ठीक है, बरसात होना वर्ब है, लेकिन होगी कुछ नहीं होता। होगी तो फ्यूचर टेंस को बताना है कि पहचान आइडेंटिफिकेशन है भाई, होगी लिखा है तो फ्यूचर टेंस है, लेकिन क्या होगी, बरसात। तो क्या लिखेंगे, बरसात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेन। क्या इसमें एस लगाएंगे, नहीं, क्योंकि बिल आ गया तो बिल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेनी होगी। कल के लिए लिखेंगे, अब देखो बिल हमने हेल्पिंग वर्ब लाई रे, तो आप अगर यहाँ लिखेंगे यस्टरडे, क्या लिखेंगे, यस्टरडे लिखेंगे या टुमारो, मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं। टुमारो। तो बताइए यहाँ हमारा जो है क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए भाई अब हमारा ये लिखा है, देखिए भाई कभी भी विल आएगा, यहां अगर विल हेल्पिंग वर्ब आ गई तो विल हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस में कभी भी यस्टरडे नहीं आता। ये बात याद रखिए, अगर सेंटेंस में यहाँ विल लिखा है और आप कहो सर यहाँ यस्टरडे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये हमेशा गलत है। अगर यस्टरडे आएगा तो फिर विल नहीं आएगा।
ये हमेशा इन दोनों के बीच में लड़ाई है, क्योंकि ये यस्टरडे हमेशा पास्ट टेंस को बताता है। यस्टरडे किसे बताता है? पास्ट टेंस को। और पास्ट टेंस बताने वाली चीज है, क्या पास्ट टेंस कभी पास्ट फ्यूचर बन सकता है? पास्ट कभी फ्यूचर नहीं बनता। पास्ट पास्ट होता है, फ्यूचर फ्यूचर होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट होता है। इसीलिए पास्ट वाला ये विल जो है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूचर और पास्ट कभी एक साथ आ सकते हैं? बताओ भाई, आप ही मुझे बताइए, क्या फ्यूचर और पास्ट कभी एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ऐसी चीज नहीं है कि फ्यूचर की कोई भी वस्तु या कोई भी पर्सन है वो पास्ट में था, अभी आपके सामने आ जाए, हो सकता है, वो मिल सकता है। लेकिन अगर हम कहें जो पास्ट था वो आज फ्यूचर में बन जाएगा। अगर हम बात करें जैसे अभी हमारा जो है 2025 कंप्लीट होने वाला है पूरा, फिर हमारा 2026 आ जाए, क्या हमें आगे कभी जीवन में 2025 दोबारा देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोबारा देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब हम 2026 कंप्लीट कर चुके होंगे, मतलब हमारा ईयर कंप्लीट हो जाएगा, क्या उसके बाद हम जीवन में कभी भी 2026 देख पाएंगे? नहीं देख सकते। तो जो पास्ट होता है वो पास्ट ही में रहता है, जो फ्यूचर है वो फ्यूचर में ही रहता है, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट में ही रहता है। इसीलिए कभी भी फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं आ सकता और पास्ट के साथ फ्यूचर नहीं आ सकता। तो यहाँ भाई यस्टरडे लिखना गलत है। देखो भाई, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इट विल रेन यस्टरडे या टुमारो। आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट समझिए, अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन एग्जांपल आपके सामने होता है, आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या आएगा, यस्टरडे आएगा कि टुमारो आएगा, तो आपको बता देते। तो आपने देखा सर यहाँ विल दिया गया, वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब विल है। विल है तो हम सर इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर की बात चली तो फ्यूचर वर्ड ही यूज करेंगे। तो इसमें हमारा जो टुमारो होता है ये आने वाले कल को बताता है, यानी कि फ्यूचर टाइम को बता रहा है। अगर ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है और यहाँ हमें फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली हेल्पिंग वर्ब दी गई, दैट्स वाई हम इसको ही करेक्ट मानेंगे। हमारा यस्टरडे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर पेपर में यहाँ यस्टरडे और टुमारो आएगा तो हम टुमारो को यूज करें कब? जब विल है। अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती या वॉज वर्ब होती तो हम यहाँ यस्टरडे लिख सकते थे। समझ में आई बात? अब कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होगा। अभी अपन को प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। मजा आ जाएगा एकदम, तबीयत खुश हो जाएगी तुम लोगों की जब टेंस की प्रैक्टिस करोगे। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव ऑन करते हैं। जैसे मैं थोड़ा एक इंग्लिश मीडियम वालों को समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोग बताइएगा। she will come here at 5 o'clock। बताइए क्या सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? बताइए क्या इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है या नहीं? बताइए भाई। तो लिखा है सी विल कम हियर एट 5 o'clock। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? एनीवन, कोई भी है जो मुझे बता सकता है कि सर इसका ये ट्रांसलेशन होगा? एनीवन, जस्ट गिव मी द आंसर। यस, हाँ ठीक है, नहीं। एट 5 o'clock का मतलब 5 बजे आएगी। किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम एट भी यूज करते हैं। ठीक है, हम उसको बताने के लिए सिंस भी यूज करते हैं, बाय भी यूज करते हैं। तो बाय जब यूज करते हैं जब तक का सेंस आता है, 5 बजे तक, 5 बजे आ जाएगी, 5 बजे तक आ जाएगी, 5 बजे आ जाएगी, तो ऐसा सेंस। अगर एट आता है तो 5 बजे आ जाएगी, बाय लिखते तो 5 बजे तक आ जाएगी, सिंस लिखते तो 5 बजे से, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकला? अब देखो इसका जो मीनिंग निकला, शी विल कम हियर एट 5 o'clock, वह 5 बजे यहाँ आएगी, वह 5 बजे यहाँ आएगी। क्या आएगी? वह 5 बजे यहाँ आएगी। अब थोड़ा एक और अच्छी बात सीख लेते हैं, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। हम इस इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, कर पाएंगे कि नहीं इसको देखते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह शी है, शी को हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह। तो हमने लिखा वह। विल है तो लास्ट में हमें गागी लगानी, लेकिन किसके साथ?
कम, कम मीन्स होता है आना, आना के लिखेंगे आएगी, तो वह लिखा हियर, यहाँ, क्या वह यहाँ 5 बजे आएगी, तो वह यहाँ, वह देखो अब हियर ऑब्जेक्ट आएगा, वह यहाँ कितने बजे आएगी, 5 बजे, वह यहाँ 5 बजे आएगी, आएगी, कम मीन्स होता है आना, गागी इसमें लगाएंगे फ्यूचर बताने के लिए, तो क्या हो गया आएगी, वह यहाँ 5 बजे आएगी, ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। जैसे अगर हम इस एक नया सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा भाई, सूरज, सूरज 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 शाम 6 बजे तक घर आएगा। मैंने लिखा सूरज 6 बजे तक घर आएगा। चलिए भाई बताइए क्या बनवाएगा इसका सेंटेंस, तो चलिए बनाते हैं भाई थोड़ा। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सूरज, तो क्या आ जाएगा, पहले सूरज आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल आएगा, गागी है तो फ्यूचर टेंस हो गया फ्यूचर टेंस हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल या शैल, तो सूरज सिंगुलर सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग विल हो जाएगी। सूरज विल आएगा, कम हो जाएगा, सूरज विल कम होम सूरज विल कम होम कितने बजे तक आएगा, देखो अब लिखा शाम 6 बजे तक। इसको लिखने का तरीका समझो, तक के लिए लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे वाई, ठीक है। 5 बजे आएगा एट लिखते हैं, तक आया तो वाई लिखेंगे। सूरज शाम 5 बजे तक घर आएगा, तो सूरज विल कम होम वाई कितने, शाम के लिए पीएम लिखेंगे 6 PM, ठीक है। या लिखते हैं हम 6 इन द इवनिंग, शाम में 6 बजे तक। अगर लिखा होता शाम में 6 बजे तक तो 6 इन द इवनिंग, क्या लिखते 6 इन द इवनिंग लिखते, शाम 6 बजे तक लिखा बाय 6 PM, इसका मतलब हो गया 6 बजे तक। बहुत फर्क होता है हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में, बस तभी होगा जब आप उसको समझ पाएंगे सही से, तो हम इस तरीके से बना पाएंगे। चलिए भाई एक और एग्जाम्पल से लेते हैं यहाँ, एग्जाम्पल नंबर 5, इसको समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में जैसे मैंने कहा वी विल या शैल, वी विल या शैल go to picnic, go to picnic in winter vacation in winter vacation, वी विल या शैल गो टू पिकनिक इन विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन में हम कहाँ जाएंगे, पिकनिक के लिए जाएंगे, तो यहाँ वी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, विल या शैल, तो आप कहेंगे सर शैल होगा, विल हमारे यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना पाएंगे। क्या आप कर पाएंगे सेंटेंस की नहीं भाई। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, थोड़ा बताइएगा। यहाँ लिखा है, मैंने लिखा रोहन, अब आपको बताना है कि यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। रोहन विल प्ले क्रिकेट फॉर आवर स्कूल टीम, स्कूल टीम। मैंने लिखा रोहन डैश प्ले क्रिकेट फॉर आवर स्कूल टीम। रोहन जो है हमारे स्कूल के लिए, हमारी स्कूल टीम के लिए, रोहन हमारी स्कूल टीम के लिए क्रिकेट खेलेगा, मतलब मैच क्रिकेट खेलेगा। तो यहाँ बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आप आराम से लिख पाएंगे कि सर विल आएगा क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी भाई, विल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कर पाएंगे कि नहीं, बना पाएंगे।
चलिए भाई एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, नेक्स्ट बताइएगा भाई, आप लोगों को बताना है। मैंने लिखा सीमा विल मेक या मेक्स या मेड दिस डिश बाय 5 PM। शाम 6 बजे तक वह यह डिश बनाएगी। तो लिखा है सीमा शाम 6 बजे तक यह डिश बनाएगी। तो लिखा है विल मेक या मेक्स या मेड। यहाँ पे आपको वर्ब के एरर्स दिया गया, आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सी यहाँ पे वर्ब सही रहने वाली है। तो मेक, मेक्स, मेड। तो देखो भाई मेक्स तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट यहाँ हमारा सीमा है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल आई। तो विल के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो मेक्स तो गलत हो जाएगा। मेड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, विल और शैल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई काम नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? मेक। तो मेक हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। जब आप पेपर में एरर्स कर रहे होंगे तो आपको ये देखना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब है, विल आई। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक होती तो उसे सही करते। फिर हमें देखना है कि विल आया तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो इसमें से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा था? तो ये वाला था, ये हमारा सही हो गया, बाकी के दोनों गलत हो गए और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से एग्जांपल्स बनाते हैं। बना पाएंगे कि नहीं, सेंटेंस बना पाएंगे कि नहीं, समझ पाए कि कैसे इसको यूज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कैसे आप इसको फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे, कर पाओगे? चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन द सेंटेंस, सो लिखिएगा भाई, व्हेन द सेंटेंस shows the necessity when the sentence shows the necessity comma instructions comma order instruction ठीक है। अगर सेंटेंस में हमें नेसेसिटी, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, यह वाह्यता यानी कि हम इन्फोर्समेंट ये सारी चीजें आती हैं ETC, तो हम वहां पे देन बी यूज shall with देन बी यूज विल लिख लो पहले भाई, विल सिंपल हो जाएगा। देन बी यूज विल विथ आई एंड वी। तब हम क्या करेंगे, आई और वी जो सब्जेक्ट है उसके साथ विल यूज करेंगे, एंड will use shall with remaining subjects, बाकी के जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, शैल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। चलिए भाई तो समझते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा, मैं कल अवश्य स्कूल जाऊंगा, मैं कल अवश्य ऑफिस जाऊंगा, मैं कल अवश्य ऑफिस
जाऊंगा, मैं कल ऑफिस अवश्य जाऊंगा। इस सेंटेंस को बनाते हैं तो इसमें जाना आवश्यक है, अवश्य लिखा है तो ये हमें लिखा नेसेसिटी बता रहा है, तो क्या लिखेंगे आई विल। तब हम यहाँ आई के साथ विल यूज करेंगे, शेल नहीं करेंगे। आई विल I will go to office. I will go to office tomorrow. I will go to office tomorrow. अब कल अवश्य जाऊंगा, इस कल का अवश्य का मीनिंग नहीं लिखना है, लेकिन इससे हमें पता चलेगा कि आप कल की बात फिक्स्ड कर रहे हैं, मतलब आप उस दिन जरूर जाएंगे, तो वो काम होने के चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादा है तो इस सेंस में हम यहाँ टुमारो लिखेंगे, लेकिन यहाँ बस चेंज इतना आता है कि आई के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे लिखा मैंने, मैं आज जरूर नहाऊंगा। मैं आज जरूर नहाऊंगा, ठीक है, तो ये लिखा गया है। अब आप देखो सर्दियों में ये काम करना बहुत जरूरी होता है भाई। तो लिखेंगे आई विल बाथ टुडे। सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बना पाओगे कि नहीं ऐसे भाई, बताओ भाई, कर पाएंगे आप मेहनत? थर्ड मैंने कहा जैसे वह आज पतंग जरूर उड़ाएगा। यहां नहाएगा लिखना था अपन को, क्या लिखेंगे, नहाएगा। वह आज पतंग जरूर उड़ाएगा। ये हमारा सेंटेंस है, तो क्या लिखेंगे, तो देखिए भाई यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, ही के साथ बिल लगाते थे, आप क्या लिखेंगे, शैल। ही शैल फ्लाई अ काइट टुडे। नेसेसिटी के लिए हमने लिख दिया आज, तो फिक्स पता चल रहा है कि भाई नेसेसिटी है, आज तो वो ऐसा काम करेगा ही करेगा। तो ये हम इस तरीके से क्या करते हैं, इस सेंस में इसको यूज करते हैं। चलिए भाई अब थोड़ा बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट, फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा, इस पे बात करते हैं। तो बताओ भाई, बता पाएंगे आप लोग कि नहीं, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आएंगी, आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी के साथ विल यूज करेंगे। फिर हमारा इनके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, ईटीसी बाकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चलिए भाई ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, तो इस फॉर्मेट पे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने कहा ही विल नॉट स्टे हियर, वह यहाँ नहीं ठहरेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही विल नॉट स्टे हियर, वह यहाँ नहीं ठहरेगा, तो इससे क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, मैंने लिखा दे विल नॉट रीड द रामायण, दे विल नॉट रीड द रामायण। तो ये क्या हो गया, दे विल नॉट रीड द रामायण, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नॉट आ गया और फ्यूचर इंडेफिनिट बता रहा है, तो किस तरीके का सेंटेंस कहलाएगा हमारा,
फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। जैसे हमने लिखा वी शैल नॉट सेलिब्रेट, वी विल नॉट सेलिब्रेट आवर बर्थडे, वी विल नॉट सेलिब्रेट आवर बर्थडे, हम हमारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बताते हैं। तो ये हमारे क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब यहाँ सेल आएगा तो सेल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए कि नहीं? इस तरीके से हमारे क्या बनेंगे? एरर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एरर बन जाएंगे। चलिए भाई अब थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह कोचिंग नहीं जाएगा, वह कोचिंग नहीं जाएगा। ये हमारा सेंटेंस है। तो बनाइए भाई, क्या बन जाएगा? ही सब्जेक्ट है, ही आ गया, ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? विल, ही विल। निगेटिव है तो क्या आएगा? नॉट, निगेटिव है तो क्या आ जाएगा? नॉट। ही विल नॉट, कहाँ नहीं जाएगा? गो टू, डेस्टिनेशन क्या है उसकी? कोचिंग, तो क्या आ जाएगा? कोचिंग। और ये हमारा सेंटेंस बनकर क्या हो गया? कंप्लीट। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट फिफ्थ, हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे हम वहां नहीं जाएंगे, इसको क्या लिखेंगे? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई? वी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? शैल। और नेगेटिव है नहीं, नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट। वी शैल नॉट गो, कहाँ नहीं जाओगे? वहां, गो देयर। और ये हमारा क्या आ गया? फुल स्टॉप। तो ऐसे हमें क्या करना है? सेंटेंसेस को बनाना है। आप लोग बना पाएंगे कि नहीं? कर पाओगे? पहचान पाओगे कि ये कौन सा फॉर्मेट है, सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? बताइए, पहचान पाएंगे कि नहीं? पहचान जाएंगे ना? चलिए, तो अच्छी बात है। आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए भाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट डालेंगे फॉर्मेट फॉर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके लिए क्या फॉर्मेट रहने वाला है, अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो लिखिए भाई, फॉर्मेट क्या हो जाएगा? हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, ये दोनों पहले आएंगी। फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? फिर हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आ जाएगा। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। दिस इज नेसेसरी कंडीशंस। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, क्या वह कल आएगा? नेक्स्ट जैसे मैंने कहा, आप लोग बताइए भाई इसका आंसर बनाए कि क्या तुम आज, क्या तुम उससे मिलोगे? क्या तुम उससे मिलोगे? चलिए भाई, पहले इनको कर लेते हैं। लिखा है क्या वह कल आएगा, तो ही हमारा सब्जेक्ट है। ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल। तो लिखेंगे विल ही कम, विल ही कम टुमारो। कल के लिए क्या लिखेंगे? टुमारो। और ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। लास्ट में लिखाएंगे क्वेश्चन मार्क। ही विल कम टुमारो, क्या वह कल आएगा? तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से बने। नेक्स्ट बताइए भाई क्या बनेगा? क्या तुम उससे मिलोगे? यू के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल। तो विल यू
विल यू मीट, विल यू मीट, उससे के लिए लिखेंगे विथ और उसके लिए लिखेंगे हिम, विल यू मीट विथ हिम, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे और फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सेंटेंस आराम से आप बना सकते हैं। बस सर आपको याद रखना है कि क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या इसकी कंडीशन से, क्या फॉर्मेट है। चलिए भाई नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट मैंने लिखा क्या वह मुझसे, क्या वह मुझसे शादी करेगी, क्या वह मुझसे शादी करेगी। तो लिखेंगे वह हमारा सब्जेक्ट है तो लिखें सी है, तो हम क्या लिखेंगे विल शी मैरिज, मैरिज मीन्स होता है शादी करना, विथ मी, और आखिरी में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो जैसे मैंने लिखा शैल आई शैल आई गो आउटसाइड, शैल आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जाऊंगा। सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब पेपर में एरर किस तरीके से बनेगा इसकी बात करते हैं। लिखा मैंने शैल वी टीच, शैल वी टीच साइंस, शैल वी टीच साइंस, क्या वह साइंस पढ़ाएंगे क्या हम साइंस पढ़ेंगे, सॉरी पढ़ाएंगे, क्या हम साइंस पढ़ाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आया तो आपको पेपर में एरर क्या बनता, टीच की जगह आपको देखने को मिलेगा टीच या टॉट। ऐसा अगर कोई भी वर्ब आती तो ये क्या हो जाता, हमारा दोनों की दोनों गलत होती, वहां हमारा सही क्या होता टीच, तो हम यहाँ क्या सही आंसर चूज करते, टीच सही यूज करते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इस तरीके से हमारा सेंटेंस आता है पेपर में, एरर बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब बना पाओगे कि नहीं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं वरना बालक कहेंगे सर थोड़ा जल्दी कर दियो आपने। देखिए भाई बताइए, विल या शैल विल या शैल दे नॉट प्ले या प्लेड फुटबॉल लिखा विल या शैल दे नॉट प्ले प्लेड या फुटबॉल। तो देखो भाई दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल या शैल बताइए। तो दे के अकॉर्डिंग आप कहोगे सर विल आएगा, तो विल हमारा करेक्ट बन गया, शैल गलत है। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे आया नॉट, ठीक है, विल और शैल आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म कह लो या थर्ड फॉर्म कह लो, दोनों चीजें हैं ये विल और शैल के साथ क्या आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले सही हो जाएगा, प्लेड गलत हो जाएगा, आखिरी में क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी एरर बनता है पेपर में। एक यहाँ हेल्पिंग वर्ब का एरर होता तो वर्ब सही होती, हेल्पिंग वर्ब सही दी रहती तो वर्ब यहाँ, और यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के लिए आता है। समझ में आई कि नहीं। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट लिखेंगे भाई, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मेट फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव फॉर्मेट फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या रहने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई
कुछ नहीं, थोड़ा सा नया चेंज देखने को मिलेगा, हल्का सा चेंज है, बट सेम फॉर्मेट रहने वाला है जैसा हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव में था। तो इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस वर्ड आ जाते हैं। हमारे क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद जो आएगा हमारा वो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो आएगा, अगर सेंटेंस में नॉट है तो वो देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलेगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए भाई बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसे मैंने कहा when shall we go for party, क्या लिखा है एग्जाम्पल मैंने, when shall we go for party, पार्टी के लिए हम पार्टी के लिए कब जाएंगे। तो लिखा हमने when shall we go for party, एक सेंटेंस एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप बताइएगा विल, अरे भाई क्वेश्चन वर्ड, why will you go there, लिखा तुम वहां क्यों जाओगे, तुम वहां क्यों जाओगे। तो why will you go there, तुम वहां क्यों जाओगे। समझ में आई बात। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो मैंने जैसे लिखा संगीता मंदिर कब, संगीता मंदिर कब जाएगी। तो ये हमारा सेंटेंस है। तो इसमें देखो भाई डबल इंटरोगेटिव बन गया कि नहीं, कब जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, तो कब की स्पेलिंग पहले लिखेंगे व्हेन, संगीता के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, व्हेन विल संगीता, व्हेन विल संगीता गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल। ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना भाई बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, हम मैंने लिखा पिताजी, पिताजी ऑफिस से, पिताजी ऑफिस से कब आएंगे, पिताजी ऑफिस से कब आएंगे। पिताजी ऑफिस से कब आएंगे, पापा ऑफिस से कब आएंगे पूछा जाए तो हम लिखेंगे कब, when will father come, when will father come, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। बना पाओगे कि नहीं। बाकी एरर्स जैसे हमारे इसमें बनी थी सेम तरीके से एरर्स बनता है, कुछ चेंज नहीं होता, बस हमारा इसमें एक ही चीज बढ़ जाती है, वो है हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो आशा करता हूं कि आप लोग अब जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको बना पाएंगे, उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ जाए, चाहे वो नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए आ जाए, अफर्मेटिव। क्या आप सभी लोग सेंटेंस बना पाएंगे, क्या आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। क्या आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, पहचान जाएंगे या नहीं। चलिए अगर आप पहचान जाएंगे तो अच्छी बात। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल या किसी भी माध्यम से SMS के व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट बता सकते हैं।
चलिए भाई, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इनसे जुड़कर अपनी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस को, अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छा कर सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके यूज हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।